नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज 93 करोड़ का आईटीसी घोटाला हो गया। आज कहीं से 200 करोड़ की आईटीसी घोटाले की खबर आई है। आज कहीं से 150 करोड़ के आईटीसी के घोटाले की खबर आई है। तो ये आईटीसी के घोटाले की खबरें जो आ रही हैं, ये किस चीज़ की खबर है? ये किस तरह घोटाला है? ये घोटाला कौन कर रहे हैं? और मेरा इसके ऊपर वीडियो बनाने का क्या मकसद है? दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक सिस्टम है। जीएसटी में यह है कि जो सामान कोई फर्म खरीदती है किसी और फर्म से, तो उसको जीएसटी का रिटर्न उसके ऊपर मिलता है। क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको कच्चा माल के लिए किसी फर्म से खरीदारी करनी पड़ती है, दूसरी फर्म से खरीदारी करनी पड़ती है। और जीएसटी में क्या है कि हर स्टेप के ऊपर टैक्स लगता है। जितने भी स्टेप होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप हो गया या फिर आगे उसको बेचा जा रहा है जहाँ पर, वो स्टेप हो गया, सब स्टेप पर टैक्स लगता है। और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होने का खतरा बना रहता है। इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का एक खतरा बनता है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए सरकार ने जीएसटी में आईटीसी की सुविधा दी है। दोस्तों, एक फर्म को मान लो कि एक पेन बनाना है, तो उस फर्म को पेन बनाने के लिए किसी से कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। और जिस फर्म से वो कच्चा माल खरीद रही है, वो उसको जीएसटी लगाकर कच्चा माल देती है। और फर्म उस पेन को बनाकर जिसे बेचती है, उसको जीएसटी लगाकर बेचती है। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जब बिका, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा। फर्म ने जब कच्चा माल लिया तो वहाँ पर भी जीएसटी लगा। तो यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का एक खतरा रहता है। तो इसको दूर करने के लिए आईटीसी का प्रावधान सरकार ने दिया है। तो यहां पर कैसे आईटीसी का प्रावधान काम करता है कि जहां से कच्चा माल खरीदा गया, उसके बिल जो बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फर्म है, वो अपने जीएसटी रिटर्न के साथ जमा करवाती है। और जब वो जीएसटी रिटर्न के साथ अपने बिल्स को जमा करवाती है, तो वहां से जिस अमाउंट का माल उसने खरीदा था, उसके ऊपर जो जीएसटी लगी थी, वो उसको सारी की सारी रिटर्न मिल जाती है। तो वहां पर वो जीएसटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है। और जब फाइनल चीज बेची जाती है, तो वहां पर जो जीएसटी लगती है, वही जीएसटी उसके ऊपर रह जाती है। इस तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी का खत्म हो जाता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर ये सिस्टम ठीक है, ये होना भी चाहिए। मगर ये जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, वो घोटाले क्या हैं और क्यों हमारे लिए चिंता का कारण है? और चिंता कारण वो पब्लिक के लिए नहीं है, चिंता कारण वो बैंकर्स के लिए है। क्योंकि कोई फर्म मेरे पास खाता खुलवाती है, वो फर्म मेरा ग्राहक बन जाती है। और जब आपका ग्राहक मुसीबत में है, तो ये मान के चलिए कि आप खुद भी मुसीबत में हैं, क्योंकि आपकी परमिशन से ही वो ग्राहक बना है। इसलिए बैंक वाले इस वीडियो को, जो बैंक कर्मचारी हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को आईटीसी के बारे में जानकारी होगी, ज़्यादातर लोगों को इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, इसके लिए जो सावधानियां बरतनी हैं, उसके बारे में भी जानकारी होगी। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है कि आप कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं यदि कोई आपका ग्राहक आईटीसी के घोटाले में पकड़ा जाता है। यहां पर दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि जो आईटीसी का घोटाला कर रहा है, वो भुगतेगा, हमें किस लिए भुगतना। मगर अगर कोई फर्म आईटीसी का घोटाला कर रही है, तो वह तब तक घोटाला नहीं कर सकती जब तक वो बैंक की ग्राहक ना बने। और जब वो बैंक के ग्राहक बन जाते हैं, तब वो हमारे लिए भी जिम्मेवारी का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, फर्म ये झूठी फर्में बनाकर आईटीसी का घोटाला
किया जा रहा है। आप ध्यान देना कि एक झूठी फर्म बनाई जाएगी जिस फर्म का एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होगा। वो फर्म पैसे का लेन देन करेगी और पैसे का लेन देन वो बैंक के थ्रू ही करती है, और जो वो पैसे का लेन देन कर रही है उसके ऊपर वो झूठे बिल जनरेट करते हैं, झूठे इनवॉइसेस बनाते हैं, और उन इनवॉइसेस को वो दूसरी फर्म को बेच देते हैं जो कि आईटीसी का क्लेम कर सकती है, जो आईटीसी का क्लेम करती है, और उसमें कुछ परसेंटेज वो फर्म जो नकली फर्म बनाई गई थी वो ले लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो फर्म आईटीसी का घोटाला कर रही है, एक झूठी फर्म है। ज़्यादातर इसमें ये होगा कि जो प्रोपराइटर होगा वो प्रोपराइटर एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं कर रहा होगा, और यहाँ पर ज़्यादातर ये भी देखने में आया है कि जो प्रोपराइटर बनाया जाता है वो एक किसी मजदूर को ले आते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 10-15 हज़ार रुपये महीना मजदूर के लिए कर देते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये महीना वो मजदूर लेता रहेगा और वो सारे कागज साइन करेगा, फर्म उसके नाम पर चलेगी, जो आधार कार्ड पैन कार्ड होगा उसका होगा। और वो क्योंकि इसमें सिर्फ कंप्यूटर पे बिल जनरेट होते हैं तो उनको ऑफिस की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको ऑफिस भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी फर्म आपके पास जब खाता खुलवाने के लिए आती है तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि वो फर्म एक्चुअल में ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि फर्म काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो दोस्तों यहाँ पर जब आप खाता खोलते हैं तो सबसे पहले तो उसके ऑफिस जहाँ पर वो ऑफिस बनाना चाह रही है उसकी जो इंस्पेक्शन है वो ध्यान से करें। जो रेंट एग्रीमेंट वो दे रहे हैं उसको ध्यान से देखें। जो एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में दिया जा रहा है, जो एड्रेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिया जा रहा है, और जो एड्रेस जहां पर वो काम करना चाह रहे हैं उसके बिजली के बिल में दिया जा रहा है, और जो व्यक्ति उनको रेंट पर अपनी दुकान या कोई जगह दे रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, उसकी केवाईसी क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कहीं ये झूठे एड्रेस पर फर्म तो नहीं रजिस्टर हुई है। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन का एड्रेस सही नहीं मिलता है उन कागजों के साथ जो कागज अभी बताए गए हैं, तो आप उसका फर्म का खाता ना खोलें। सबसे पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप यह है कि अगर खाता किसी तरह से खुल भी गया, आप फर्म की ट्रांजैक्शन पे थोड़ा नज़र रखें, ध्यान दें कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह की है, कैसी फर्म्स के साथ वो डील कर रहा है। और यदि आपको उसकी ट्रांजैक्शंस पे शक होता है तो आप उसका एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन कर लें कि वहाँ पर एक्चुअल बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा यह कि फर्म का बिजनेस प्रेमाइसेस के साथ साथ कहीं स्टोर है कि नहीं है, वो माल कहीं से खरीदते हैं तो कहाँ पे स्टोर करते हैं, कहाँ से वो माल भेजते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और बैंक कर्मचारी अपने आप को आईटीसी के घोटाले से होने वाली दिक्कत से बचें। जय भीम, जय भारत।